इजराइल और ईरान आखिर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? ईरान ने जब वो आया था आयतोल्ला खुमैनी, आते ही उसने बोला इजराइल को जीने का अधिकार है। अमेरिका बिग सेटन, बड़ा शैतान, इजराइल छोटा शैतान। अमेरिका से नफरत क्यों? नॉनसेंस। मैं ठेकेदार हूं इस्लाम का। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर जो उसने चुनौती दी है अमेरिका को। टाइगर तू हमला तो कर, फिर देख मैं तेरा हलवा कैसे बनाता हूं। इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। इजराइल ये क्यों नहीं चाहता है कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार? अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, सबसे पहला टारगेट इजराइल। इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट क्यों? 100%। एक चौकीदार हो, अगर चौकीदार गुंडा भी है तो बड़ी अच्छी बात है। सऊदी अरब और ईरान दोस्त हैं या दुश्मन? दुश्मन टोटली। इट्स अ गेम ऑफ मनी और इट्स अ गेम ऑफ पावर। लेकिन सर ये अरब मुल्क जो है ये अमेरिका के पिछ लगू क्यों? उनको डर लगता था सोवियत संघ के टाइम में कहीं सोवियत संघ आके हमें निगलना चाहिए। अरब देश आखिर अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो पाए? क्योंकि आयाशी। फादर किंग अब्दुल्ला, उसका फादर, उसके मेरे ख्याल 800-900 तो पत्नियां थी उसकी और 2-3 हजार बच्चे थे उसके। फिलिस्तीन और इजराइल का सल्यूशन क्या है? आई डोंट नो। इजराइल को जीने का अधिकार है, पैलेस्टाइन को जीने का अधिकार है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद है। यू नो समथिंग, ये जो चैनल है ना रिपब्लिक टीवी, देखते रहिए। इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू। एंड दिस यंग मैन इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स। दुनिया इस वक्त इजराइल और ईरान जंग पर बात कर रही है, लेकिन क्या यह सिर्फ ईरान को परमाणु बम ना बनाने देने की लड़ाई है या इसके पीछे है सालों की नफरत, रंजिश और बदले की आग? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमेरिका से लेकर रूस और पोलैंड से लेकर फ्रांस तक 10 से ज्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे चुके। सूडान ने तो उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान तक से नवाजा है। युद्ध से लेकर विदेश नीति तक हर सवाल का जवाब उनके पास है। पूर्व राजनयिक और करिश्माई शख्सियत दीपक वोरा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किनकी बात कर रहे थे? सर मैं आप ही की बात अच्छी कर रहा बात है। हूं। पूरा देश आपको सुनना चाह रहा है। मैं समझ नहीं पाया, बट थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके चैनल पर आता हूं ना, और खासतौर आपके, यू आर इंसेनली पॉपुलर, ये आप जानते हैं। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं। मेरे इंटेलिजेंस वाले बोले आप नंबर 1 है देश में, जैसे आपका चैनल विश्व में नंबर 1 है। बट थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया है कि आपके साथ मैं बातचीत करूं। जानना चाहते हैं सर, ये इजराइल और ईरान आखिर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? 1948 में यहूदी पूरी दुनिया में बसे हुए थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आपको याद होगा जो उनके साथ चीज़ें की गई, श्री एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था। जी। और बहुत से देशों में उनको परसिक्यूट किया गया। बाय द वे, वर्ल्ड ज्यूरी जो है, यहूदियों का जो इतिहास है, एक देश है जहां पर कभी भी इन्हें समस्या नहीं हुई। उस देश का नाम आपने सुना होगा, वो भारत है। ये खुद कहते हैं कि इंडिया इज द वन कंट्री जहां पर हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई, बिकॉज हम लोग बड़े एक्सेप्टिंग सोसाइटी हैं, ओपन सोसाइटी है। तो क्या होता है, 48 में ये आ जाते हैं मिडिल ईस्ट में, और वहां पर जो अरब देश थे वो कहते हैं कि यार आप हमारे बीच में क्यों आ गए हो, हमारी जमीन क्यों हड़प कर रहे हो। तो इजरायलीज का, यहूदियों का ये कहना था कि भाई जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने हमें यहाँ पे स्थापित कर दिया है, जो भी उसके कारण हो, अरब देशों पे नज़र रखने के लिए, ऑयल कंट्रोल कर, जो भी हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब बस गए, तो अब क्या करना है। चलिए मान लीजिए उनके बीच में और अरब्स के बीच में जंग होने, पहले 1948 में हुई, फिर उसको पता है 67 वॉर हुई, 6 दिन के लिए चली, 73 में हुई, फिर ये दंगे चलते रहते हैं। अब आती है बारी ईरान की। जो बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, अपने करियर में जितने देशों में मैं रहा हूँ, समस्या होती है भारत की आतंकिस्तान के साथ। एक कॉमन बॉर्डर है कि ये तेरा, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये तेरा नहीं, तो झगड़ा होता है। चीन के साथ वही है, चीन का वियतनाम के साथ वही है, चीन का जापान के साथ वही है, चीन का ताइवान के साथ वही है। मैं जब अफ्रीका में रहता हूँ वहाँ पर भी मैं देखता हूँ, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला का कोलंबिया के साथ है, ये एरिया मेरा, ये तेरा है। अफ्रीका में मैं देखता हूँ चाड और सूडान का, नहीं नहीं ये मेरा है, ये तेरा है। हर बार बॉर्डर इशू होती है इरिट्रिया इथियोपिया के बीच में। ईरान का फिर जब मैं सोचता हूं, यार ये तो 1500 किलोमीटर दूर है इजराइल, और ये तो अरब है ही नहीं, तो इसको क्या तकलीफ है। अब मजेदार बात ये है, टिल 1975-76 तक मैं तो पास करता, जब पेरिस में मैं पोस्टेड था, उस एरिया से होके जाते थे, ईरान के यंग मैन, गुड लुकिंग फेलोज, वो जहाज में बैठ के टेल अवीव जाते, डायरेक्ट फ्लाइट्स
फ्रॉम तेहरान टू टेल अवीव, नाइट क्लब में जाते थे शराब इन पीने 1970s। इन द 70s शराब पीने जाते थे, नाचने जाते थे और दोस्ती करने जाते थे वहाँ पर विद इजराइल इज वेरी ओपन सोसाइटी। उसके बाद फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। ईरान क्या किस बात से डरा हुआ था? ईरान को डर ये था जब इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पे आया कि मैंने जो देखा है किस तरह से मेरा देश पूरी तरह से पश्चिम के साथ मिला हुआ है, अमेरिका का चमचा बन चुका है। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि क्या हुआ था ये एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। 1953 में एक कू हुआ था ईरान में। उस समय वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्देक, तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, और शाह का पावर बहुत कम था। तो इसने बोला कि भाई जो तेल है, ईरान के पास भी तो ब्लैक कर्स है ना, जो हम कहते हैं द कर्स ऑफ ऑयल। तो उसने कहा ये मुसद्देक ने कि भाई ये जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी है ये ब्रिटिश ओन थी, सारा कुछ तेल तो ये निकालते हैं, मुझे बताते ही नहीं है कि ये कितना तेल निकाले, मैं इनके अकाउंट्स ऑडिट करूंगा। उन्होंने कहा 2 झापड़ मारेंगे तेरे को अगर ऐसा तूने जरूरत की। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसने नेशनलाइज कर लिया मुसद्देक ने, और उसकी बहुत तारीफ हुई। लेकिन उन्होंने फिर ब्रिटेन और अमेरिका ने फैसला किया कि हम इस आदमी को निकाल देंगे। फिर एक कू किया गया 53 में, बड़ी मजेदार चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। कू हुआ, और कैसे हुआ? अमेरिकन ने और ब्रिटिश ने 3 फोर्सेस का प्रयोग किया। एक, उन्होंने घूस दी ईरानियन मिलिट्री ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को खरीद लिया। दूसरा, अपने एजेंट्स बनाए उन्होंने, पैसा देके, एवरीथिंग, इट वाज अ मनी गेम, क्योंकि तेल की कहानी थी। और तीसरा, उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया, पॉलिटिशियंस को, जो पूरी तरह उनकी तरफ थे। तो फिर ये कू हुआ, उसको हटा दिया गया, शाह की पावर वापस आ गई, वो बहुत शक्तिशाली हो गया। लेकिन ईरान के लोग भूल नहीं पाए कि एक बहुत ही पॉपुलर लीडर को इन्होंने निकाल दिया था। और 1979 में जब आयतुल्लाह ख़ुमैनी आए और शाह को भगा दिया गया, ये उनके माइंड में था कि हम भरोसा नहीं कर सकते पश्चिमी देशों पर। दिस इज़ द रियलिटी। एक जर्मन फिलोसोफर हिस्टोरियन थे, उनका नाम था जॉर्ज विल्हेम हेगल, HEGEL, और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार चीज़ कही थी, हर चीज़ इतिहास में 2 बार होती है। पहली बार होती है एज ट्रेजेडी, और दूसरी बार होती है एज फार्स, एज अ मजाक। कहने का मतलब है कि लोग इतिहास से कुछ सीखते नहीं हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईरान ने, जब वो आया था आयतुल्लाह ख़ुमैनी, आते ही उसने बोला कि अमेरिका बिग सेटन, बड़ा शैतान, इजराइल छोटा शैतान। अरे आपका इजराइल से क्या लेना देना है, यहूदियों से क्या लेना देना है? आप तो ये कहते गए कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। बेटा, मैं सूडान में आपका राजदूत था, मैं डिनर पे बैठा हुआ हूँ, उस समय ईरान के राष्ट्रपति अहमदीजान, हाँ, मैं ऑफिशियल डिनर पे बैठा हूँ। एंड लिसन टू दिस, वहाँ पे वो जब भाषण देते हैं ना, प्रेसिडेंट भी होता है, ये भी होता है, खड़ा होके तो उसको ये थैंक यू एक्सेलेंसी, फिर कहता है कि आई हैव कम हियर एंड आई वांट टू टेल यू क्लियरली कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। आई जस्ट लुक्ड एट द अदर एम्बेसडर, आई सेड टाइगर, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठूंगा ये सुनने के लिए, मैं भारत का राजदूत हूँ, इस टाइप की चीज़ें हमारे सिस्टम में नहीं होती। एंड आई वॉकड आउट, पीपल वर लिटिल, आई ऑफ कोर्स डिडंट वॉक आउट मेकिंग अ नॉइज, चुपचाप से मैं चला, मैं भी वैसे कोने में बैठा हुआ था। सो ये चीज़ जो उसने शुरू कर दी, वैर क्यों लिया है उसके साथ, आपका क्या लेना दे? अरब तो कहते हैं कि मेरी ज़मीन तो खा गया, इजराइल ने कभी ईरान की ज़मीन को हाथ तक नहीं लगाया, 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर है। क्यों आप ये कर रहे हैं? ये बहुत लोगों से मैंने सवाल पूछा है, मुझे कोई इसका कन्विंसिंग जवाब। ख़मनेई साहब को धार्मिक सत्ता स्थापित करनी थी, क्योंकि जो शाह ईरान थे वो तो बहुत वेस्टर्नाइज थे, वो अमेरिका जाते थे, एलिजाबेथ टेलर एक एक्टर होती थी बड़ी मशहूर, उसके साथ डांस वांस भी किया करते थे। ही वाज अ वेरी फन लविंग गाय। और फिर बहुत ही लिबरल सिस्टम था। फिर उसके पास पैसा बहुत आया 73 में जब वो ऑयल प्राइस हाइक हुई, आपको याद होगा। यहाँ तक कि एक फॉर्मर अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी ने, मैं इनको जानता था, मुझसे बात करते हुए कहा, मिस्टर एम्बेसडर, ईरान ने वो चीज़, हथियारों की मांग की अमेरिका से, पैसा तो बहुत था, वो सारा पैसा अमेरिका का जो वो खर्च करते थे तेल पे, वो वापस जाता था अमेरिका को। ऐसे हथियारों की मांग की जो अमेरिका ने अभी तक बनाई नहीं है। तो ईरान के शहंशाह ने कहा ये भी मुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अपनी वो
अपना इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता था इसे कि मैं आपका ताबेदार हूं, चौकीदार हूं, फिक्र मत करो, मेरी आर्मी को स्ट्रांग करो, मैं एशिया को कंट्रोल करूंगा, आप यूरोप को और नॉर्थ अटलांटिक का जो एरिया आप उसको कंट्रोल करो। ये भी सपना था बेवकूफ का। यानी यानी ईरान ये चाहता था कि वो अरब मुल्कों का ठेकेदार बन जाए। ठेकेदार, दैट्स द राइट वर्ड। मैं ठेकेदार हूं इस्लाम का। हाँ। लेकिन वो शिया और इस्लाम यहूदियों के खिलाफ लड़ूंगा मैं। अदरवाइज। लेकिन अमेरिका से नफरत क्यों? अमेरिका से नफरत इस बात की थी कि उसने अमेरिकन ने वो कू किया था अगेंस्ट मुसद्दक। तो ये जो इनिशियली खमेनी साहब आए थे, इन्होंने कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी का कत्ल किया था अमेरिकन ने और ब्रिटिश में, तभी तो ग्रेट सेटन कहते थे, बड़ा शैतान। तो उसका बदला मैं लेना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अब एक काइंड ऑफ थियोक्रेटिक बट डेमोक्रेटिक स्टेट। अब वो डेमोक्रेसी तो गई अमृतसर। तो बेटा इसके बाद क्या होता है कि 1979 में आते हैं और 80 में इराक के साथ इनका जंग होता है। 8 साल चलता है। वो जंग क्यों होता है? इराक के साथ उसका सद्दाम हुसैन के साथ क्या पंगा था इसका? क्योंकि अमरीकियों ने जाके सद्दाम हुसैन से कहा, सुन टाइगर, इन्होंने शाह को बाहर निकाल दिया, बड़े कमीने लोग हैं, ठोक इनको, मैं तेरे को हथियार देता हूं। और पहली बार केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया गया था। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास, इराक के पास केमिकल वेपन्स नहीं थे सर, उनको बनाने नहीं आ। किसने दिए उनको? जो आपका चाचा बैठा है ना अटलांटिक महासागर की उस तरफ, उसने दिए थे। उनके पास तो थे नहीं। जैसे आज बात करते हैं आपका पड़ोसी आतंकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है, नॉनसेंस। उसके पास एक भी नहीं है, चलाना वाला नहीं आता, वो अमेरिकन हथियार वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए थे। तो फिर जब ईरान ने देखा कि ये तो केमिकल वेपन्स यूज कर रहा, बड़ा खतरनाक है, जब ये ईरान ने देखा तब ये फैसला किया कि मुझे परमाणु हथियार चाहिए। इसके पास केमिकल वेपन्स हैं, बातचीत हो रही है कि शायद इसके पास भी परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स। मेरा सवाल अगला यही है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं। मेरा मानना है कि तो फिर इजराइल ये क्यों नहीं चाहता है कि ईरान के पास भी परमाणु हथियार? कौन चाहेगा? अमेरिका की अगर पूरी तरह से उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो तो सारी दुनिया के हथियार खत्म हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन उसके सिर्फ रह जाएंगे। भाई एकमात्र देश है जिसने उनका प्रयोग किया था, और प्रयोग भी सर जापान में किया था। जापान यूरोप में नहीं है सर। अमेरिका की जंग तो हिटलर के साथ थी। हिटलर तो जर्मनी वाला है, वो तो यूरोप में है। वो तो गोरे लोग हैं ना सर, मेरा रंग थोड़े ना है, मेरा तो काला, आपका तो गोरा है, मेरा तो काला रंग है। तो मेरे ऊपर जो है बॉम्ब फेंक देगा, लेकिन यूरोप के अंदर वो बॉम्ब नहीं फेंकेगा। सो ईरान को उस समय ये बात उसको समझ आई कि अगर इराक जो अरब देश है वो मुझे ठोक रहा है, मैं उसके साथ उसका मुकाबला कर रहा हूं, और वो केमिकल वेपन्स हैं और तरह तरह के हथियार अमेरिका दे रहा है उसको, तो मेरी सिक्योरिटी सिर्फ न्यूक्लियर वेपन है। और ये कंफर्म होता है उनका बिलीफ जब नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके टेस्ट करता है। और फिर मैंने उस टाइम की सर डिबेट सुनी है, ईरानियन से बात की, मैं तो रहा हूं उस एरिया में 20 साल। वो कहते थे कि देखो नॉर्थ कोरिया अगर आज जिंदा है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, अमेरिका जुर्रत नहीं करेगा उससे पंगा लेने की। इसलिए तो मैकडोनल्ड ट्रम्प, मैं प्यार से मैकडोनल्ड ट्रम्प कहता हूँ, पहली बार आए तो बोले वो रॉकेट मैन है, तेरे पास अगर न्यूक्लियर बटन है, मेरे पास उससे बड़ा बटन है। फिर सिंगापुर में बातचीत भी की उसके साथ, और डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, वो सब खत्म हो गया, कोई बात बनी नहीं उसकी। सो ईरान के माइंड में ये था कि आई नीड अ बॉम्ब फॉर माई सर्वाइवल। वो तो आतंकिस्तान का एक भुट्टे वाला होता था प्राइम मिनिस्टर, मैं नाम भूल गया हूँ, उसने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। अब वो उल्टा हो गया, बम तो अमेरिका ने दे दिया पर घास अभी खा रहे हैं बम के। लेकिन सर अब सवाल ये कि अगर इजराइल और अमेरिका को ईरान के परमाणु से परेशानी है तो इन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम से परेशानी क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही वफादार चौकीदार सिपाही रहा है अमेरिका का। अमेरिका ने कहा कि मेरी समस्या इस देश के साथ है, उस देश के साथ है, तो जो आतंकिस्तान की फौज है, जनाब मैं खड़ा हूं, मुझे आदेश दो, मैं लड़ने जाऊंगा। तो इट्स ऑल राइट, हमें चाहिए। देखिए जब पाकिस्तान की स्थापना हुई आतंकिस्तान, वो कहते हैं ना हमारा बड़ा पुराना इतिहास है, बकवास करते हैं। अरे 47 से पहले कहाँ था भाई? 47 में तो उसका जन्म हुआ है। और जो मेरे कबीले के जो लोग हैं, अफगान जो मेरे लोग हैं, तालिबान जो है गजनी से है, वो कहते हैं भाई हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ था, ये चूहा कहां से बीच में आ गया? दिस इज देयर फीलिंग। द अफगान्स हेट द पाकिस्तानीज, डिटेस्ट देम, कि ये कहां से बीच में घुस आए।
हमारा तो भारत के साथ बड़ा अच्छा संबंध था, ये बीच में आ गए और कहते हैं मैं तो अफगानिस्तान का मालिक हूं, मुझे स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये सुना होगा आपने, स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, अगर भारत मेरी फौज को ठोके हम ऊपर जाके रीग्रुप करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब उनकी स्ट्रेटेजिक डेथ बन रही है। तो फिर क्या होता है, ईरान ने फैसला कर लिया कि मुझे अब बॉम्ब बनाना है, नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल लेकर, और फिर उन्होंने शुरुआत की। लेकिन उनके संविधान में, उनकी पब्लिक डिस्कोर्स में यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो ये नेतन्याहू जो कहता है सर कि मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि ईरान को हम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। और अमेरिका में वो पुराना जो मेरा ख्याल ट्रंप था या बराक ओबामा ने वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया था, ईरान से कहा तू न्यूक्लियर बॉम्ब मत बना टाइगर, मैं तेरे को ये दे दूंगा, ये दे दूंगा। पता नहीं किसने तोड़ा, मेरा मानना है ईरान ने कहा कि अमेरिका पे मैं भरोसा नहीं करता, हम हाँ डार्लिंग डार्लिंग करते रहेंगे लेकिन हम बॉम्ब बनाते रहेंगे, यूरेनियम को और शक्तिशाली बनाएंगे। तो कई मशीनें चीन ने उनकी मदद की, किसी और ने उनकी मदद की, तो वो चलता गया। सो इजराइल इज कन्विंस्ड कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, सबसे पहला टारगेट इजराइल। इजराइल छोटा सा देश है सर, आप लेकिन आपको लगता है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कोई करने की स्थिति में, जैसे सवाल हमारे पास ईरान के पास तो है ही नहीं, पाकिस्तान के पास जैसे परमाणु, पाकिस्तान कहता है उसके पास मांगे हुए अमेरिकन वेपन्स हैं, जैसे आज ही सर खबर आई कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देगा इजराइल के ऊपर, ईरान, उसके बाद पाकिस्तान ने खुद कहा नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, ये तो मीडिया में स्पेकुलेट, पाकिस्तान भी डोनाल्ड ट्रंप से सीखता है ना, हर 15 मिनट में अपना बयान बदल लेता है। कह दिया होगा कि मैं फेंकूंगा वहां पे, ओए अगर तू वहां गया ना, अमेरिका तेरे को ब्रेकफास्ट के लिए खा जाएगा और डिकार भी नहीं लेगा। ईरान को तकलीफ इस बात की है कि अगर मुझे इस्लामिक समुदाय का चौधरी बनना है तो मेरे को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, नहीं तो टर्की कहता है अबे चुप हो, मैं ऑटोमान हूं, मैं हूं। फिर वो सऊदी अरेबिया कहता है बकवास मत करो, दोनों मस्जिदें तो मेरे पास हैं, मेरे पास मक्का है और मदीना है, चौधरी मैं हूं। पाकिस्तान कहता है देखो जी मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो अमेरिका ने दिया, चुपचाप से कहता है, आगे कुछ नहीं बोलेगा। और वो जी चौधरी मैं हूं, मिस्र साइड पे बैठा हुआ है, वो कहता है तुम आपस में लड़ जाओ, मर जाओ, उसके बाद फिर मैं आता हूं वहां पर। जब मैं पढ़ता था बेटा पेरिस में, मुझे अभी तक याद है 76 यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन से, जहाँ पे मैंने मास्टर्स डिग्री की पेरिस में, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, यासिर अराफात वो होते थे फाउंडर ऑफ द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO, वो भाषण दे रहे थे। तो मुझे अभी तक याद है, मैं सुन रहा था एंड इट वाज एम्बेडेड इन माय माइंड कि देखिए जब तक तो इजराइल है हम अरब देश इकट्ठे होकर उसको ठोकेंगे, जब इजराइल वहां से उठ के साउथ अफ्रीका के पास चला जाएगा, लैटिन अमेरिका नहीं होगा तो हम एक दूसरे को ठोकेंगे, आपस में लड़ेंगे। इस लड़ाई में अमेरिका इजराइल को सपोर्ट क्यों करता है? कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका चाहता है गुंडा उस इलाके में रहे। अमेरिका चाहता है कि अगर तेल के ऊपर कंट्रोल करना है तो एक ऐसा देश चाहिए जो एंटी अमेरिकन ना हो। इजराइल, कितने इजरायली हैं सर, उसकी टोटल आबादी मेरे ख्याल 1 करोड़ की है और आधे करोड़ के पास तो ड्यूअल सिटीजनशिप है, अमेरिकन एंड इजरायली। दे लव अमेरिका। लेकिन अमेरिका क्या ये भी चाहता है कि उस एरिया में, उस अरब एरिया में एक गुंडा हो जिससे सब डरते हो, एक चौकीदार हो, और वो मदद के लिए मेरे पास ही आए? 100% एक चौकीदार हो, अगर चौकीदार गुंडा भी है तो बड़ी अच्छी बात है। So they have no problem. They want, इजराइल को वहां रखा गया था टू कंट्रोल द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में तेल है ना बेटा, वेरी वॉलेटाइल एरिया, कहा इसको बिठा दो वहां पर और ये सब के ऊपर नजर रखेगा। अब देखिए जंग हुई 48 में, जंग हुई 65 में, जंग हुई 73 में, मैं बात कर रहा हूं अरब इजरायली वॉर। अब एक के बाद एक वो कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए। जब इजिप्ट ये समझ गया था सर, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस लाइटली, मैं कैमरा की तरफ देख के कहता हूं, इजिप्ट को ये बात समझ आ गई थी कि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मैं कभी हरा नहीं सकता उसको, क्योंकि जब इजराइल को लगा कि मेरे व्यक्तित्व, मेरी एग्जिस्टेंस पे खतरा है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। तो फिर कैंप डेविड में वो मिले, वो जिमी कार्टर के टाइम में, फिर डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट वो साइन हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। जॉर्डन ने किया, सऊदी अरेबिया करने वाले, यूए ने किया, बहरीन ने किया, सूडान ने किया, सब तैयार हो रहे हैं। क्यों? पता है कि हम इसको हरा नहीं सकते। अगर नहीं हरा सकते हैं, इसके पास टेक्नोलॉजी है, इसके पास पैसा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, लेट्स बी फ्रेंड्स। दुश्मनी से हमें क्या मिला है? कुछ नहीं, सिर्फ ये ईरानी नहीं समझ पा रहे। लेकिन सर ईरान के साथ अभी जब इजराइल ईरान जंग हो रही, ईरान के साथ बाकी मुस्लिम देश खुलकर क्यों नहीं आते? क्योंकि ईरान शिया है सर। ये जो शिया सुन्नी का स्प्लिट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। लेकिन नफरत करते हैं, जुबानी तौर पर तो साथ दिखते हैं।
बिल्कुल बातें बहुत बहुत बड़ी बड़ी करेंगे। दिलों से आपका जो साथ नहीं। आतंकिस्तान जो पड़ोसी है वो भी तो क्या, हमारे लोग जा रहे हैं उसको बचाने के लिए, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, 50 लोग सड़क पे निकल आते हैं और ईरान के मीडिया में आता 5 करोड़ आ गए थे जी सड़क पे। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मेरा मानना सर ये है, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो उसने चुनौती दी है अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी तरह से उकसा रहा है ईरान को, टाइगर तू हमला तो कर, एक अमेरिका शिप पे कर या हमारे एक बेस पे कुछ तो कर, फिर देख मैं तेरा हलवा कैसे बनाता हूँ। और वो बना देगा सर। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसके पास ताकत है कि वो अमेरिका से पंगा ले जाए। हम कह सकते हैं कि उसकी छवि बड़ी खराब है, ये है वो है, बट स्टिल द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन सर सवाल ये कि आखिर मुस्लिम देश इजराइल से जीत क्यों नहीं पाते हैं? इजराइल कैसे इतना ताकतवर हो क्योंकि इजराइल के डीएनए में सर्वाइवल है। एक कभी मौका लगे तो एक पुस्तक मैं आपको रेकमेंड करूंगा, रॉनन बर्गमैन है, एक इजरायली ऑथर, कुछ साल पहले लिखी थी, मेरे दोस्त हैं। उस किताब का शीर्षक है राइज एंड किल फर्स्ट, उठो और पहले मारो, इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। और वो टारगेटेड असैसिनेशंस, जो आपको पता है कुछ अज्ञात लोग भी घूमते रहते हैं दुनिया में। कुछ जिहादियों को अपनी हुरों के पास भेज देते हैं। अभी अज्ञात लोग कौन है मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये भी दफा कर दिए जाते हैं जहां पर हैं। तो इजराइल का मुझे याद है, दिस हैपेंड जब मैं वहाँ पोस्टेड था पेरिस में, दिस गोज बैक टू दी, आई थिंक इट वाज इन द 70s। वहाँ पे भी काफ़ी कांड हुआ था जब हम पढ़ रहे थे। तो कोई ईरानियन साइंटिस्ट था और उस समय भी शाह का टाइम था, बट वो थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करने लगे थे। तो वो साहब पेरिस आए थे किसी काम के लिए, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। किसी काम के लिए आए तो बार में बैठ के शराब पी रहे थे, वो तो सबका शौक होता था बिफोर द रेवोल्यूशन। तो एक बड़ी खूबसूरत महिला भी पास में बैठी हुई थी, दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई। फिर वे ईरानी साइंटिस्ट साहब बोले आइए चलिए मेरे कमरे में चल के, और वहाँ पे आओ, उनके तो ईरानी के तो आंखों में सितारे थे कि इतनी खूबसूरत महिला मेरे साथ जा रही। गए उसके कमरे में तो फिर महिला कहती है अच्छा आप रुके, मेरा टैक्सी जो है नीचे है, मैं ज़रा उसको फ़ोन करती हूँ टैक्सी वाले को कि वेट करे मेरी। तो फ़ोन उठाया कि वो जवाब नहीं दे रहा, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन। अच्छा मैं नीचे जाके कह के आती हूँ। नीचे गई, इसके कमरे का फ़ोन बजा, इसने उठाया, चला गया। शी हैड प्लांटेड एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये पहला असैसिनेशन जो था किसी दूसरे देश में ईरानियन मोसाद ने किया था। उसके बाद तो दबा के जितने पैलेस्टीनियन से चुन चुन के मारा है, उनकी इंटेलिजेंस चीफ को ठोक दिया है ईरान के। वही चीज जो मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट टाइम एज ट्रेजेडी, सेकंड टाइम एज फार्स। अब इजराइल ने खरीद लिए हैं ईरानियंस, उसने उनके इंजीनियर्स को खरीद लिया इजराइल। सर पैसा, और सभी अरब मुल्क में मुझे लगता है हर जगह, तभी तो वो दोस्ती करना चाहिए, खास तौर ईरान में। जो अगर आपने मारा है चुन चुन के, 10 जनरल मार दिए, 20 साइंटिस्ट मार दिए सर, यहां तक कि मैं आपके साथ बैठा हूं, इजराइल एक मिसाइल फेंकता है, मैं खत्म हो जाता हूं, आपको कुछ नहीं होता। टारगेटेड असैसिनेशन। तो ये होता है जब आप घूस दे के लोगों को खरीदते हो, मिलिट्री को खरीदते हो, इंटेलिजेंस को खरीदते हो, लोगों को खरीदते हो। अब आप देखेंगे, ये मेरा कहना है, ये सब कुछ अपने सर्वाइवल के लिए 100%। अदरवाइज इस छोटे से देश को सर, आई मीन एज अ भारतवासी, मैं तो जब भी मैं अपने यहूदी दोस्तों से, सर मैं आधा यहूदी हूँ, आई मीन आई मे बी अ पठान, लेकिन दिल से मैं आधा यहूदी हूँ। यू नो दे हैव सफर्ड सो मच अपने इतिहास, और हमारे दिल हमेशा उनके साथ, कमज़ोर के साथ जाते हैं जिसके ऊपर अत्याचार किया हो। मैं तो हमेशा चाहूंगा कि ये 1 करोड़ भारत में आके बस रहे, वैसे ही घूमते रहते हैं भारत में। एक आधा और आ जाए करो। वेरी गुड पीपल, यू नो, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन जो सर्वाइवल जब बात आती है तो वो छोड़ेंगे नहीं। ये उन्होंने सीखा है, हमें जिंदा रहने के लिए ये एक हमारा तरीका। सऊदी अरब और ईरान दोस्त हैं या दुश्मन? दुश्मन टोटली। चाइना नहीं गया था वहां पर कि मैंने मध्यस्थता करा दी और बड़ी डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट, और 5 मिनट के बाद मिसाइलें चलनी शुरू हो गई वहां पर। फिर नो क्वेश्चन अबाउट दिस सर। जब ईरान और आतंकिस्तान बड़े दोस्त हैं ना, पिछले साल, इसी साल जनवरी में या पिछले साल, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे। तो फिर वो बलूचिस्तान भी इन्वॉल्व था, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो फिर वो राइसी उनका था शायद प्रेसिडेंट, वो गया पाकिस्तान, यार ये क्या कर रहे हो, इस्लामिक भाई, इस्लामिक बहन, ओ डार्लिंग ब्रदर सिस्टर, सब ठंडा हो गया। 5 मिनट के बाद फिर से मिसाइलें शुरू हो गई। देयर इज नो क्वेश्चन। सऊदी अरेबिया के वही बात है, जब उसके
ऑयल फैसिलिटीज पे हमला हुआ था, याद है आपको? 2-3 साल हो गए, बहुत बुरी तरह से। और वो जो हुती फूथी वहां घूमते रहते हैं, उनको पैसा किसने दिया था? सामग्री ईरान ने दी थी। तो मेरा ये मानना है कि आपने तोड़ दिए हैं उसके जो प्रॉक्सीज थे। वो हमास शमास तो खत्म, हिजबुल्ला भी गॉन। हुतियों को अमेरिका ने खरीद लिया है। वो अमेरिकन जहाज पे हमला नहीं कर रहे, शिप्स पे, ना किसी और पे कर रहे हैं। वो कोई पेरू का चला गया या इसका चला गया तो उसको ठोक देते हैं, बाकी वो शांत बैठे, उनको भी पैसा मिल रहा है। सो यू नो दिस गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ गेम ऑफ ऑयल, इट्स अ गेम ऑफ मनी और इट्स अ गेम ऑफ पावर। लेकिन सर, ये अरब मुल्क जो हैं, जैसे सऊदी अरब है, या हम यूएई की बात कर लें या कतर की बात कर लें, ये अमेरिका के पीछे लगू क्यों है? अमेरिका के साथ इसलिए लगे हैं, उन गारंटी ऑफ देयर सेफ्टी। उनको डर लगता था सोवियत संघ के टाइम में, कहीं सोवियत संघ आके हमें निगलना चाहे। दैट वाज द बेसिक थी। और अमेरिका हमारी सिक्योरिटी गारंटी है। देखिए, ब्रिटेन के पास बेसिस हैं, अमेरिका के पास बेसिस हैं, लेकिन ब्रिटेन तो खैर पीछे हट गया वहाँ से। अमेरिका तो अभी भी मौजूद है। अब वो भारत को भी देखते हैं एज ए सिक्योरिटी पार्टनर, कि अमेरिका तो अनरिलायबल है, भारत तो रिलायबल। हम तो कितने देशों के साथ वो जॉइंट एक्सरसाइजेज भी करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं। अब प्राइम मिनिस्टर आपके गए हुए हैं साइप्रस में, उन्होंने बात की है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम को मतलब समुंदर की, हमारा ऑलरेडी साइप्रस, ग्रीस और भारत के बीच में ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है। ये संदेश जा रहा है वो अर्ध दरबान को, वो क्या नाम है वो तुर्की वाला जो भी है, कि टाइगर देख, पंगा लेगा ना, मैं मौजूद हूं साइप्रस के साथ। बेटा, ये मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, एज अ सनातनी एंड एज अ 50% पठान, हमारा एकमात्र देश है, एक सभ्यता है, हम पुराने शास्त्रों की पूजा करते हैं, वक्त आने पर हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। आपको याद होगा महाभारत में जब 12 साल का उनका पीरियड खत्म हो गया, तो फिर अर्जुन गया था उनके शस्त्र लेने, जहां उसने पेड़ के ऊपर छुपा रखे थे, और सबसे पहले क्या किया, उसने प्रार्थना की शस्त्रों को। ये भारत की सभ्यता है। लेकिन अरब देश आखिर अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो पाए? क्योंकि आयाशी, पैसा बहुत आ गया। अमेरिका में पड़े हुए हैं, डेमोक्रेसी चाहिए, अपने देश में डेमोक्रेसी नहीं है। वो जो किंग, ये मोहम्मद बिन सलमान के फादर किंग अब्दुल्ला, उसका फादर, उसके मेरे ख्याल 800-900 तो पत्नियां थी उसकी, और 2-3 हज़ार बच्चे थे उसके। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स पीपल से कि साइकोलॉजिकली इनको, दे वांट टू हैव अ गुड टाइम। भाई क्या था, माय ग्रैंडफादर ऊंट पे चलता था, मेरा फादर गाड़ी चलाता था, मैं हवाई जहाज उड़ाता हूं, मेरा बेटा गाड़ी चलाएगा और मेरा ग्रैंडसन ऊंट पे जाएगा। पैसे जब खत्म हो जाएंगे सारे। क्या यही वजह है ये लोग तकनीक और विज्ञान में अरब देश पीछे? बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे सर। लोग बातें करते हैं कि 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में अरब्स का बहुत कंट्रीब्यूशन था टू साइंस से। वो था यार उस समय, 1200 साल 1300 साल के बाद। क्यों, तुम कौन सी पीछे दुनिया वजह आप क्या मानते? वजह यही है, दे गॉट इन्वॉल्व्ड इन इंटरनल स्क्वबल्स, दे गॉट, बहुत सब कुछ आराम से मिलता था, अच्छी जगह थी, रह रहे थे मजे से, ट्राइबल कल्चर बड़ा तगड़ा था, आपस में भिड़ते थे। सो द होल थिंग अबाउट, जब इनका कैलेंडर शुरू होता है मक्का टू मदीना, फर्स्ट एमिग्रेशन, फर्स्ट लार्ज स्केल एमिग्रेशन, वो भी तो गए थे ना वहाँ पर। और उसके बाद फिर वो बैटल, वो आपस में उनका समझौता हो गया कि मैं तुमको नहीं ठोकूंगा, तुम मुझको नहीं ठोकना। वो उसको सऊदी अरेबिया में कोई शहर है जहाँ पे ये साइन किया गया था एग्रीमेंट, कुरैश ट्राइब और मोहम्मद प्रॉफिट के बीच में। सो ये चीज़ें उनके इतिहास में पूरी हैं। सेकेंड थिंग बेटा, मेरा ये मानना है, एंड दिस अगेन इज अ पर्सनल ओपिनियन, कि जो कुरान है वो एक क्लोज्ड किताब है। मिसाल के तौर पे, एंड अगेन कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि अगर मैं कह दूं कि दीपक बोरा बड़ा अच्छा आदमी है, तो कोई आके कही तो कुरान में लिखा नहीं है, मार दो इसको, बिकॉज इट्स नॉट देयर, यू कांट ऐड टू इट, यू कांट सब्ट्रैक्ट। जबकि हमारा जो धर्म है सनातनी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, वी कीप एडिंग, वी कीप इंटरप्रेटिंग, हम नई नई चीजें लाते हैं। भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हमने राम मंदिर बना दिया, वहां पे कुछ नहीं करेंगे, बस क्लोज। आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक वजहों के साथ की वजह से अरब देश आगे नहीं बढ़ पाए? नहीं बढ़ पा रहे सर। एक बार मैं एक मीटिंग में था ट्यूनीशिया में, बहुत महापुरुष आए हुए थे, ये जो जिसने सोवियत संघ को तोड़ा था, मिखाइल गोर्बाचोव, वो भी वहाँ पर थे। तो हमारी मीटिंग चल रही थी, और क्योंकि मैं रूसी में थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, तो मैं बातचीत उनसे में कर रहा था। तो मैंने कहा कि योर एक्सेलेंसी, इस्लामिक देशों के बारे में आपका क्या विचार है, डेवलपमेंट? तो कहता है कि मिस्टर एम्बेसडर, मैं एम्बेसडर नहीं था, मैं डेप्यूटी था, कहता है प्लीज़ टेल मी एक अरब देश जिसने अपनी ताकत पर डेवलपमेंट की है। मैंने कहा सर सोच के कल बताऊंगा। लेकिन he told me this, he said religion
हैविंग एन ईजी लाइफ, और फिर तेल के साथ बहुत पैसा आ गया। तो इनके बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं? अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, ऐश करते हैं, और वापस आके फिर डैडी वहाँ बैठा हुआ महाराजा है या प्रिंस है या बड़ा बिजनेसमैन है, उसके धंधे में लग जाते हैं। सारा तो धंधा इनका सर बिटवीन देमसेल्व्स, जो इंट्रा अरब ट्रेड कहते हैं ना, वो बहुत कम है। इनकी ज़्यादा ट्रेड तो यूरोप के साथ है, ज़्यादा ट्रेड तो अमेरिका के साथ है, और सबका ड्रीम है सर टू गो टू अमेरिका। यू नो, आप जितनी मर्जी गाली मैकडोनल्ड ट्रंप को दे दीजिएगा, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। ये मेरे दोनों बच्चे वहाँ रहते हैं। मेरा ये मानना है, कल को मैकडोनल्ड ट्रंप कहता है जी वीजा अबॉलिश, जिसने आना है आओ, 700 करोड़ उनके वहाँ चले जाएंगे। यू नो, इट्स द ड्रीम, द अमेरिकन ड्रीम। अभी तक है, जो कुछ कमजोरियां हैं उनके सिस्टम में एटसेट्रा, लेकिन इट इज स्टिल द अल्टीमेट। लेकिन सर एक सवाल ये कि हम टेररिज्म पर भी बात कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या यमन में हूती हो गया या ईरान, ये सब प्रॉक्सी वॉर करते हैं आतंकवादियों के जरिए। इस पर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे जो संपन्न देश हैं, ये खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि सऊदी अरेबिया एक टाइम था जब वो पैसे देता था आतंकियों को। ये सब जानते हैं कि भाई मुझे मत ठोकियो, वहाँ जाके ठोक, ये पैसे ले। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान, आई मेट दिस मैन, ये बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है कि आतंक के आधार पर मैं नहीं चल सकता। आज दुनिया का नंबर 1 दुश्मन आतंक है। अमेरिका के अटैक से दुनिया का परसेप्शन बनता है। 100 हमारे ऊपर अटैक हो, इंडिया पर अटैक हो, उससे परसेप्शन नहीं बनता। वो कैसे बनेगा? क्योंकि वो हम तो डेमोक्रेसी हैं। उनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया में? इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड वैल्यूज मैं ही तो हूं। और सर, अमेरिका का दुश्मन रूस नहीं है। रूस तो कल उसको मौका मिले, वो और मैकडोनल्ड ट्रंप और पुतिन साहब तो डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट बन जाएंगे। एवरी रशियन वांट्स टू बिकम लाइक अमेरिका। मैं तो रहा हूं उस देश में सर, मैं तो राजदूत रहा हूं आर्मीनिया में, जॉर्जिया में, पोलैंड में, लिथुआनिया में। दे ऑल वांट टू बी अमेरिकन्स, क्योंकि उनके लिए अल्टीमेट ड्रीम है। उसका दुश्मन चाइना है। भारत कहता है कि मैं 2047 तक विकसित रहूंगा, तू भी रह, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू। चीन कहता है देख मैं नंबर 1, तू मेरा नौकर। अमेरिका कहता है तू आ, ऐसी की तैसी मैं देखता हूं तेरे। देयर एनिमी नंबर 1 इज चाइना। और अरब देश भी ये समझ रहे हैं, अगर किसी को दुनिया में चूज करना पड़े ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, द चॉइस इज अमेरिका सर। और भारत को अगर ईरान और इजराइल दोनों बड़े कठिन से, बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं। चाबहार से हमको वी बाईपास आतंकिस्तान और हमको एक्सेस मिलता है टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। इजराइल के साथ तो हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है, कितने एरियाज में हमारी पार्टनरशिप है, चाहे डिफेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। वी रियली वांट पीस। लेकिन अगर दोनों के बीच में जंग हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो सर टू पुट इट वेरी सिनिकली, जो होता है ना सड़क छाप कमेंट, ओए मेरी अम्मा का क्या जाता है मारने तो एक दूसरे को, काइंड ऑफ थिंग। ऑल्दो इजराइल ने हमारा जो सपोर्ट किया था ऑपरेशन सिंदूर में भी, जिसकी वो बात करते हैं, और जब 26/11 हुई थी, मुझे याद है उनके राजदूत ने कहा था कि 26/11 जो हुआ था, जब मुंबई पे हमला हुआ था, वो भारत के लिए 9/11 था। इट वॉज इंडियाज 9/11। इसराइल ने बहुत समर्थन किया। मुझे अभी तक बेटा एक चीज़ आपको याद करा देता हूँ, ईरान के मेरे बहुत दोस्त हैं। एक इजरायली राजदूत ने, उसमें मुझे याद नहीं है मैं कहाँ आपका राजदूत था, उसने डिनर पे, मेरे घर था उसके घर, उसने कहा कि एम्बेसडर, दुनिया में अगर आतंक को मिटाना है, 2 देशों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, इंडिया एंड इजराइल। वो 2 आई की बात करते थे, ईरान 3rd आई की बात नहीं की थी उन्होंने, वो सिर्फ बोले इंडिया ने। सर मेरा आखिरी सवाल, फिलिस्तीन और इजराइल का सल्यूशन क्या है? आई डोंट नो। इजराइल को जीने का अधिकार है, पैलेस्टाइन को जीने का अधिकार है। पैलेस्टीनियंस वो 2 स्टेट थियरी की बात करते हैं, वो नहीं चलेगा। आई डोंट हैव अ सोल्यूशन। और सच्चाई ये भी है कि पैलेस्टाइन को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। फिलिस्तीन के लोगों के बारे में लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन कोई उनको। तो क्या ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी? जंग तो ये फिलिस्तीन के बारे में नहीं है अब तो जंग सीधी ईरान और इजराइल के लिए सर्वाइवल है, ईरान के लिए डोमिनेंस। गाजा का फ्यूचर? गाजा का फ्यूचर खत्म हो जाएगा सर। गाजा विल बिकम अ स्ट्रिप, जैसा मैकडोनल्ड ट्रंप बनाना चाहता है। पार्ट ऑफ इजराइल हो जाएगा, इजराइल का हिस्सा? इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा चाणक्य की संतान हो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे दर्शकों के भी ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। और मुझे लगता है कि पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा अरब और ईरान और इजराइल की जंग को दीपक बोहरा साहब ने बखूबी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, आप सबका फ्लोर पे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद है। यू नो समथिंग,
ये जो चैनल है ना रिपब्लिक टीवी, देखते रहिए, इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. थैंक यू एंड दिस यंग मैन इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स. Thank you, थैंक यू sir. बेटा, Thank you. गॉड Thank you. ब्लेस. Thank you.